आज हम साइंस का मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है दंडारेखा, मतलब क्या, डाटा हैंडलिंग है। इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है, हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में, कौन सी 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि हमारा थर्ड चैप्टर था डाटा हैंडलिंग। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, डबल बार ग्राफ, फिर उसके बाद हमने इसमें पाई चार्ट भी देखे थे, प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है 8th स्टैंडर्ड में आके, तो हम उसी को देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन हुई है और कैसे कैसे इसमें सॉल्व आउट करना है। हमारे चैप्टर में क्या दिया हुआ है, पहला है आपके पास पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब है चित्रालेख। चित्रालेख का मतलब क्या है कि आपको आंकड़े दिए होंगे, मतलब आपको नंबर्स दिए होंगे, आपको उसको किस में ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम के थ्रू उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, 30 पेन्स हैं। बोला है 30 पेन्स को ड्रॉ करना है कि मंडे आपके पास 20 थे, ट्यूसडे आपके पास 15 है और वेडनेसडे आपके पास 10 है। ये सारे क्या है, मतलब एक दिन में बताया गया 20 पेन यूज हुए, फिर अगेन 15 पेन यूज हुए, फिर अगेन 10 पेन यूज हुए। अब इसको क्या करना है, डायग्राम के थ्रू अरेंज करना है। डायग्राम के थ्रू मतलब अरेंज क्या, एक डायग्राम का मतलब एक बॉक्स में बनाना ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए, हम उसको ही देखें, सिर्फ इस इमेज को ही देखकर हम इसकी कैलकुलेशन बता सके। अब बोला गया है कि मंडे को कितने हैं, 20, तो ये आपके हो गए डेज। मंडे कितने हैं, 20। अब मैं 20 ड्रॉ करने जाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, फिर क्या होगा, इसका सिंपल क्या कर लूं मैं कि एक पेन, मैंने माना कि टोटल पेन कितने हैं, 30 पेन हैं, मैंने माना कि एक पेन किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। यानी अगर मैं 10 पेन आएंगे तो मैं उसको क्या मानूंगी, वो एक पेन हो जाएगा, ताकि मुझे क्या उसकी काउंटिंग में क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे क्या हम समराइज कर लेते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम 10 की काउंटिंग करना शुरू करते हैं, 10 की अगर टेबल बनाते हैं तो 10, 20, 30, 40, तो उसी प्रकार से क्या होता है, उसकी गैपिंग कर लिया, 10 को क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, तो उसके अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा हो जाएगा। अब ये हम नंबर्स काउंट करें तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, तो मतलब उसको शॉर्ट कर दिया। लाइक दैट यहाँ पे क्या होगा कि 1 पेन बराबर है कितने के, 10 के। मुझे लिखना कितना है, मंडे कितने पेन है, 20 पेन है, तो मंडे में 20 पेन है, तो मैं क्या करूंगी, एक पेन किसके बराबर, 10 के। तो अब मुझे 20 ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी, 2 पेन ड्रॉ कर दूंगी, तो मेरे पास 20 आ जाएगा। अगर मैंने 2 पेन ड्रॉ किए तो कितना आया, 20 आ गया। 10 और 10 20, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है कि 1 पेन बराबर कितने का होगा, 10 के, तो 2 पेन किसके बराबर हो जाएंगे, 20 के। बट अगर ऐसा नहीं हो कि आपके पास क्या दिया, जैसे 15, जैसे एग्जांपल में 15 दिया है, अब हमें ये तो मालूम है कि एक पेन बराबर है 10 की, यानी फुल है, पर अगर 15 है तो यानी 10 का हाफ है। अब ये पर 15 है, एक तो क्या हो गया 10 प्लस 5, अब यहाँ पे 10 तो पूरा है, यानी मैं एक पूरा पेन बना दूंगी यहाँ पे। अब मैंने पूरा पेन ड्रॉ तो कर दिया, बट उसके आगे क्या बोला गया है, 5। अब 10 तो पूरा था, तो जो 5 बचा 10 का हाफ है, तो क्या बनेगा, हाफ पेन ड्रॉ होगा। जैसे सिर्फ हाफ पेन ही ड्रॉ होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारे पास उसकी काउंटिंग करने में हमें इजी नहीं होगा। मतलब क्या, अब हमने किया, एक पेन बराबर है 10 के, तो 10 और 10 20, मंडे को 20 चाहिए थे, हमने पूरे कर दिए। ट्यूसडे को कितना है, 15 ट्यूसडे को है, 15, तो एक तो हो गया 10 और उसका हाफ, अगर मैं पूरी ड्रॉ कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, 10, तो मैंने हाफ ड्रॉ किया तो वो क्या हो गया, उसका 15। तो कभी भी आपके जो डायग्राम्स दिए होंगे, अगर उसमें हाफ इमेज बनी होगी तो मतलब जितनी भी क्वांटिटी को लेट किया गया वो उसका आधा है। क्लियर है। सेकंड वन है अब वेडनेसडे को आपको क्या दिया गया है, 10, तो 10 तक आपको सिंपल कैलकुलेशन होगी, एक पेन ड्रॉ कर दिया, वो 10 के बराबर हो गए। तो ये था आपका क्या, पिक्टोग्राफ। आपको क्या किया जाएगा, कोई भी एक आंकड़े दे दिए जाएंगे, अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, फर्स्ट टाइप था पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में। बार ग्राफ क्या था, आपके पास कोई सब्जेक्ट दे दिए जाए या कोई पर्सन दे दिए जाए कि वो मान लीजिए मजदूरों की संख्या क्या है, 20 के अप्रोक्स से 5, 10, 7,
अब प्लस काम करने वालों के नाम दिए जाएंगे कि मंडे को उसने कितना काम किया, ट्यूसडे को। मान लीजिए मैं इसको कहा गया दंड डालने, मतलब क्या, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दैट। कैसे, ये आपके पास दिया जाएगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होगा। आपके पास नंबरिंग दिए होंगे, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपके पास नंबरिंग दिए होंगे, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यही है हमारे पास बार ग्राफ का। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं फर्स्ट वाले का। मान लीजिए सब्जेक्ट है आपके पास, सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, ठीक है। मार्क्स ये हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट टर्म, और ये हो गया आपका सेकंड टर्म, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म में आपकी मार्किंग कितनी थी, सेकंड टर्म में मैं इसमें दोनों बातें बताऊंगी, सिंगल भी बताऊंगी, डबल भी बनाऊंगी, इसमें मैं दोनों ही एक साथ ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है, मैंने माना कि मैथ में आप क्या है 20, फर्स्ट टर्म में आए 20, सेकंड टर्म में आ गए 25, फर्स्ट टर्म में 15, सेकंड टर्म में आ गए 10, फिर फर्स्ट टर्म में आए 17 और नेक्स्ट टर्म में आ गए आपके पास 18, सिर्फ एक नंबर का प्रोग्रेस हुआ। फर्स्ट टर्म में आ गए 20 और नेक्स्ट टर्म में मतलब जो सेकंड टर्म था उसमें आ गए 25, ठीक है। तो ये क्या चीज आपकी, आपको बोला गया है आपके पास एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मतलब ये नहीं कि यही सब्जेक्ट होगा, कोई भी एक टर्म दे दी जाएगी, चाहे श्रमिकों की संख्या नहीं, लेबर्स के नंबर दे दी जाएंगे, उनके काम करने के आवर्स दे दिए जाएंगे, हर चीजें आपको ब्रीफ की जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि दो टर्म है, फर्स्ट और सेकंड टर्म चल रहा था, यानी हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में मैथ में 20 और सेकंड टर्म में 25, यानी प्रोग्रेस हो गया, बढ़ गया इसके बाद। इंग्लिश में आया था 15, नेक्स्ट टर्म में आ गया 10, यानी कम हो गया। साइंस में 17 थे, नेक्स्ट टर्म में एक नंबर ऐड हो गया, 20 थे और 25 हो गया। अब इसको बोला गया है कि आपको बार ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, ये वाई एक्सिस होता है, जैसा हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। अब उसके बाद देखिए हमें क्या लेना है, नंबर्स चाहिए। अब ये नंबर्स कहाँ ड्रॉ होंगे, ऊपर। अब नंबर्स में हमें क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर कितना है 25। अब मैं यहाँ करूँ 1 से लेके 25 तक करूँ तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और करने में भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। हम क्या करेंगे, गैपिंग ले लेंगे। अब ये 25 है, मैक्सिमम 25 ही चाहिए, हम 5 ही टेबल ले लेते हैं। अब 2 की टेबल लेंगे तो भी 10 नंबर से ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 5-5 की गैपिंग लेते हैं क्योंकि मोस्टली आ जाएगा, उसके अप्रॉक्स ले लेंगे। तो मैंने लिया क्या, 5-5 की गैपिंग ले ली, 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे मार्क्स चेंज कर देते, इसकी 30 कर देते, 30, 35, जितना भी नंबर है उसके एक फालतू बनाओ ताकि वो दिखाई दे आपको। 35 हो गया, 40, क्लियर है। अब मुझे क्या थे, सब्जेक्ट क्या देते, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, मार्क्स यानी अंक। ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। अब सब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर पहला है मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट की मैंने मार्किंग ली है। अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है क्या, जो भी कंटेंट होगा आपको उसको ब्रीफ करना पड़ेगा, चाहे जो भी चीजें हो, ठीक। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या है, मैथ, इंग्लिश, साइंस। अब ये जो नंबर दिए थे हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इस पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट क्या है, पहले टर्म में कितना था 20 है, 20 पे सीधा पहुंच जाओ, यहाँ पे 20 है, ठीक है। सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में अभी सिर्फ सिंगल बना ली मैं, इस सेकंड वाली को नहीं देखेंगे क्योंकि सिंगल बार ग्राफ बना लेना। बार ग्राफ का मतलब एक दंड डाले जिसमें सिर्फ एक ही दंड होंगे, यानी ये जो लाइन जा रही है ना सिर्फ एक ही होगा। तो पहले क्या था हमारे पास 20, तो मैथ का 20, इंग्लिश का 15, यहां से ड्रॉ होगा।
ये हो गया मैथ इंग्लिश का 15। ठीक है, अब उसके बाद है 17। 17 क्या होगा 15 से थोड़ा ऊपर। अब उसके बाद है 20, फिर अगेन 20 के पास चले जाते हैं। क्लियर है, ये हो गया 20, ये हो गया 17, ये हो गया 15। अब हमने क्या किया, हमने जो नंबर दिए थे ना मार्क्स फर्स्ट टर्म के, वो हमने पूरे प्लॉट कर दिए किस पे, हमारे बार ग्राफ पे। बार ग्राफ पे हमारे पास ये आ गया फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म। इसको आप डिजाइनिंग दे सकते हो या तो इसकी पहचान के लिए अलग दे दो, ताकि हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। अगर सिंगल बनाना है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नंबर प्लॉट करेंगे और नंबर बना देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल बार ग्राफ, यानी एक डंडा लेख से बार ग्राफ, जिसके अंदर हमें कोई भी दो चीजों की डिनोट करने की जरूरत नहीं थी। बट अब हमारे पास है डबल बार ग्राफ। अब डबल ग्राफ बार ग्राफ का मतलब कि एक साथ दो डंडा लेख बनेंगे, सब्जेक्ट सेम रहेगा पर डंडा लेख दो बनेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म में मैथ में कितने थे 20, सेकंड टर्म में कितने आए 25, तो उसको ऐड कर देंगे उसी के साथ, इसी से अटैच करता हो जाएगा वो। डबल बार ग्राफ में क्या होगा, जो भी चीज आप ड्रॉ करोगे वो इसके साथ अटैच होगी जाएगी। कितना है 25। जो भी बार ग्राफ का जो डंडा लेख बनेगा उसके ऊपर आप मार्किंग लिखेंगे, ताकि आपको क्लियर हो कि आप कितने मार्किंग का ले रहे हैं। फिर इंग्लिश में कितने थे 15 और कम हो गए कितने 10, तो यहाँ से 10 ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसकी डिजाइनिंग आप कुछ भी दे सकते हो, ताकि आपको पहचानने में इजी हो जाए। क्लियर है, क्योंकि पहचानने के लिए तो दोनों पे मिक्सअप हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, अब साइंस में कितने थे 70 थे, एक और बढ़ गया 80 हो गया, तो इसका हल्का सा ऊपर ले जाएंगे और उसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है 20 था 30 हो गया। 30 कहाँ पे गया आपका, यहाँ पे, इसको ड्रॉ करते जाएंगे, वहां तक बढ़ाएंगे जहां तक 30 मिल रहा है। क्लियर है, तो ये था आपका सिंगल और डबल बार ग्राफ। सिंगल का मतलब सिर्फ एक डंडा लेख आपको बनाना पड़ेगा, अगर डबल बोला जाएगा तो डबल उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और आपको हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी अंक दिए गए हैं, चाहे नंबर दिए गए या किसी के नाम दिए गए, वो चीजें यहाँ लिखनी पड़ेंगी जिसके बारे में आप नीचे कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ईयर लिखते हैं तो आपको यहाँ पे ईयर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ सब्जेक्ट दिया क्योंकि विषय थे आप लोगों के, तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट मेंशन किया, यानी जो कंटेंट आपको यहाँ दिया होगा वो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस का वाई एक्सिस में दिया जाएगा। जो भी बार ग्राफ आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसकी नंबरिंग, अगर सिंगल है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबरिंग टॉप पे लिख दीजिए। अदरवाइज दो है तो उसकी मार्किंग अलग कीजिए, यहाँ पे अलग कीजिए और अलग से यहाँ पे डिनोट भी कीजिए। कौन सा, यहाँ पे अलग डिनोट क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। और सिंगल से क्या, फर्स्ट में मैंने ऐसी लाइन ली थी तो वहां पे क्या होता जाएगा, ये डिनोट क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, ताकि आपको टीचर ने जब यहाँ देखे तो उसको यही देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है। यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म में ऐसी लाइन ड्रॉ है और सेकंड टर्म में ऐसी लाइन ड्रॉ होके एक लाइन में क्रॉस हो रहा है, ताकि वो दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो जाए, टीचर को यहीं पे क्लियर हो जाए। तो ये चीजें इसलिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये था आपका बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। चलते हैं नेक्स्ट पे, जैसा कि उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, आंकड़ों का संगठन। जो हमारे नंबर्स हैं हम उसको कैसे अरेंज करेंगे ताकि हमें उससे ज्यादा काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ, मैं कुछ अल्फाबेट्स ले लेती हूँ। अल्फाबेट्स मैंने लिया M N O, मैं इन 3 अल्फाबेट्स को लेती हूँ। अगर वो बहुत ज्यादा होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया M N O M N। अभी मेरे पास ना कुछ नंबर्स हैं, मतलब कुछ अल्फाबेट्स हैं। अब इसको बोला गया है इनको अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब क्या कहा गया है कि आपको अरेंज करके ये बताना है कि जो नंबर्स हैं, ये जो अल्फाबेटिक नंबर्स हैं, ये कितने बार हैं। अगर मैं इसको इंडिविजुअली काउंट करूं, m कितने बार है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास क्या है m है। बट अगर ये नंबर्स ऐसे मेनी मोर होते, मतलब ग्रुपिंग ऑफ 20 या 20 या 30 होते, तो मुझे काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो इजीली दिखाई दे रहे हैं मुझे, और बहुत ज्यादा काउंट करने में हमें दिक्कत होती। तो हमें इन नंबरों को अरेंज कैसे करेंगे वो चीज देखनी है। इन नंबरों को अरेंज करने के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा
हमें इनको अरेंज करने के लिए टेबल बनानी पड़ती है। ये तो हो गया आपके पास अल्फाबेट। अल्फाबेट हो गए, क्या क्या अल्फाबेट है, जितने भी अल्फाबेट है उनको यहाँ लिखेंगे M-N-O, M-N-O, ये 3 अल्फाबेट्स है ना यहाँ पे। अब क्या है, इसके बाद हम लोग क्या बनाते थे प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स को ज्यादा अरेंज करने के लिए, टैली मार्क्स। आप लोगों को याद होगा जो हम लोग मिलान चिन्ह बनाते थे ना, मिलान चिन्ह लाइक दैट, कैसे 1 2 3 4, फिर इसको कट कर देते थे 5, वो चीजें। अब उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार वो चीज आई, बारंबारता। क्लियर है? अब देखो, अब मुझे यहाँ पे इससे अरेंज करने में इजी हो जाएगा। कैसे अरेंज करने में इजी हो जाएगा, अब मैं यहाँ देती जाऊंगी और नंबर को मैं लिखती जाऊंगी। पहले क्या आया, M 1, अगेन M, फिर 1, N O, अगेन O, फिर M, N O, M, N, N, फिर N आया, 4 हो गए, तो उसको एक क्रॉस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। 4 के बाद जो 5वां नंबर आप लेंगे वो उसको क्रॉस करते हुए ही जाएगा। अगेन M, फिर 1, M, 4 नंबर हो गए तो 5 क्रॉस करता हो जाएगा, M 1। अब यहाँ पे कितना आया 1, तो ये 0 आ गया। अब ये मेरे पास नंबर क्या हो गए, अरेंज हो गए। अब इस 5 को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो। क्यों? क्योंकि अगर हम नंबर लाइनों को क्रॉस करते हुए जाएंगे, काउंट करते, तो इसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, मैंने क्या देखा, 5 और 1 6, 5 और 1 6, और कितना आ गया 4, टोटल कितना हो गया 6 और 6 कितना हो गया 12, और 4 कितना हो गया 16। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 थे और 16 यहाँ पर आ भी गए। तो हमने क्या किया, जो ऐसे जो ग्रुपिंग में थे हमने उसको नंबर्स में कैलकुलेशन में इजी कर लिया, ताकि हमें उसको सॉल्व करने में इजी हो। तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा में आपको इस टाइप का बॉक्स बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको ये चीजें अल्फाबेट्स में मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब चलते हैं ग्रुपिंग डाटा की तरफ। आगे तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जल्दी करो क्लास। डन। आप बाद में नोट डाउन कर लेंगे, क्लास से ले। नेक्स्ट था हमारा ग्रुपिंग डाटा। मैंने कहा था ना ग्रुपिंग डाटा करेंगे, आप जा सकते हो। नेक्स्ट वन है आपके पास ग्रुपिंग। ग्रुपिंग डाटा। अब ग्रुपिंग डाटा में क्या था, स्केच किसके पास था, ग्रुपिंग डाटा। अब तक हमने क्या पढ़ा, सिंपल क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डाटा को अरेंज करना हमें आ गया, MNO जो 3 अल्फाबेट्स आए थे उसको नंबरिंग में काउंट किया था, उसको नंबरिंग में काउंट किया था। नंबरिंग में काउंट करके हमने क्या किया था, उसको एक टैली मार्क्स में अरेंज कर दिया था। अब आएगा ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा में आपके पास बहुत सारे नंबर आएंगे, जैसे आप अपनी पेज नंबर 76 हिंदी मीडियम की बुक में आप देखिए, पेज नंबर 76 पे 5.3 में क्या गिवन है आपको गिवन है बहुत सारे नंबर्स हैं, 5 से लेकर 20 तक बहुत सारे अरेंज किए गए नंबर हैं। मैं शॉर्ट एग्जांपल में लेके चलती हूँ। मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं,
बोला गया है आपके पास 15 नंबर्स हैं या नंबर ऑफ वर्कर्स है 15, नंबर्स ऑफ वर्कर्स कितने जाएंगे 15, ये नंबर से ले लेते हैं, मैंने यहाँ दिया 2 4 8 10 15 20 16 15 8 10 10 2 4 10 15 16 15 10 2 8। अब मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, ये नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब ये नंबर्स में हमें क्या करना है, इसको ग्रुपिंग में अरेंज करना है। अब देखिए अभी तक तो आपने सिंपल नंबर किया कि जितने नंबर्स ऑफ क्वांटिटी थी आपकी, आपने सीधे नंबर में से मेंशन किया, क्या था आपके पास एम एन ओ था, 3 अल्फाबेट थे, जितने भी अल्फाबेट रिपीट हो रहे थे उसको उतनी बार यहाँ पे लिख के हमने अरेंज कर दिया। बट अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल मेंशन करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल का मतलब क्या था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अरेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर्स है, इस नंबर में पहले हमें ये देखना पड़ेगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर। अब यहाँ हम देखते हैं हाईएस्ट हमारा कौन सा है 20 और लोएस्ट क्या है हमारे पास 2, 2 अल्फाबेट है, यानी क्या है 20 और 2, यानी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ले सकती हूँ 20 और लेस से लेस कितना ले सकती हूँ 2। तो अब मुझे इसी के अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेंगे, टैली मार्क्स बनाने पड़ेंगे, हमें करना वही पड़ेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्ग अंतराल आ जाएगा। लाइक दैट यहाँ देखते हैं क्लास इंटरवल है यानी वर्ग अंतराल, यहाँ पे टैली मार्क्स आ जाएंगे, मिलान चिन्ह साथ ही साथ ड्रॉ कर सकते हो ये बॉक्स आप लोग, टैली मार्क्स आ गया, वर्ग अंतराल आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गई यानी बारंबारता, ठीक है। अब ये चीजें हैं, अब मुझे क्या मेंशन करना है इसके अंदर, क्लास इंटरवल। अब मुझे गैपिंग देखनी है, अब मुझे देखिए क्या क्या नंबर्स चाहिए, अगर मैं दो का गैपिंग देती तो कितना आ जाएगा 10 नंबर्स में मेरा 20 कंप्लीट हो जाएगा, बट उसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 15 14 अप्रॉक्स उसी के अंदर आ जाएंगे। तो मैं कितने का ले लेती हूँ 2 का गैपिंग ले लेती हूँ, तो क्या ले लूंगी मैं 2 से 4, मतलब क्या सिर्फ 2 दोगी, मतलब क्या जितना गैप आप पहले लेंगे उतना ही गैप एंड में लेंगे। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, यही है। मैंने दोनों की गैपिंग ले ली, मतलब जितने भी नंबर्स थे मैंने लिखा 2 से 4, क्योंकि लोअर लिमिट क्या थी 2, अपर लिमिट क्या थी 20, यहाँ पे 2 लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी निचली सीमा, निचली सीमा 4 क्या हो गया 20, 20 था लास्ट में, तो ये अपर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा। अब इनका मतलब क्या है, देखो जो हमारा 2 है वो क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे कहेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। अब ये 4 क्या हुआ 2 से तो बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। इन दो चीजों के ऊपर ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरवल लेना है। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होगा, जितनी भी गैपिंग ले रहे हैं, टेबल क्या होती है 2 2 की टेबल तो 2 का डिफरेंस होता है, 3 की टेबल में 3 का डिफरेंस होता है, 4 की में 4 का होता है, 5 की में 5 का होता है। तो क्लास इंटरवल भी उसी टाइप से लेंगे हम, नंबर्स की गैपिंग उतनी ही लेंगे ताकि हमें क्या हो, उन नंबर्स के मान लीजिए यहाँ पर इतने नंबर्स हैं, ये नंबर्स उनके अंदर अरेंज हो जाए। तो मेन था आपका ग्रुपिंग में यही आएगा, ग्रुपिंग में आपको क्लास इंटरवल मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे पास 2 है, इसमें एक और बात हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2 से 4 दिया हुआ है, अब क्या अब ये कंफ्यूजन आएगी कि 2 से तो 2 में आएगा ही आएगा, क्या 4 इसके अंदर काउंट होगा या नहीं होगा, तो वो नंबर कभी भी, क्योंकि देखो 2 से 4 फिर 4 से 6, यानी ये नंबर यहाँ भी आ रहा है, अपर लिमिट बन रहा है। देखो पहले ये नंबर क्या था अपर लिमिट, इधर आके क्या हो गया लोअर लिमिट, फिर ये अपर लिमिट थी 6, यहाँ आके क्या गई लोअर लिमिट, यानी एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो अपर लिमिट है यहाँ पर, इसमें अपर लिमिट में इस 2 से 4 के बीच में 4 आएगा तो नहीं आएगा। जब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी तो वो यहाँ काउंट होगा,
होगा। जैसे देखते हैं 2 है आएगा, 4 है इसके अंदर नहीं आएगा, 4 से नीचे नीचे की सारी संख्या आएंगी बट 4 नहीं आएगा। ठीक, 8 2 से 4 में नहीं आएगा, 10 2 से 4 में नहीं आएगा। तो अब जो आएगा वो लेंगे। 2 से 4 में ये आएगा नहीं, ये तो आ गया 2 से 4 में 2 आ गया, 4 नहीं आएगा। 4 कहाँ आएगा? 4 से 6 में। ठीक, अब 8 आएगा, 8 किस में आएगा? नीचे 8 किस में आएगा? 6 से 8। गलत बात। फिर यहाँ पे क्या हो गया? अपर लिमिट। अपर लिमिट जब लोअर लिमिट बनेगी तब जाके वो क्या होगा? उसमें काउंट होगा। होपलेस मत हो, जो चीज क्लियर नहीं हुई वो दोबारा पूछो। अपर लिमिट थी यहाँ पे, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट में जाएगी तो वो वहां पर काउंट होगी। अब मैंने पूछा कि 8 किस में आएगा, तो 8 इसमें आएगा, 8 से 10 के बीच में, तो 1। अब 10 है, 10 किस में आएगा सागर? 10 से 12 के बीच में, 10 से 12 के बीच में। 15 किस में आएगा भाई? हाँ सॉरी, तो बेटा ये 14 और 16 के बीच में 15 भी तो आएगा, तो कहाँ आएगा? 14 और 16 के बीच में 15 आएगा। हाँ भाई किसमें आएगा? साहिल 20 किसमें आएगा? 20, 18 के 20 लास्ट वाले में वो चीज आएगी क्योंकि उसके बाद तो कोई लोअर लिमिट नहीं बन रही ना, इसलिए 20 उसके अंदर काउंट होगा। अगेन 16 किसमें आएगा? 16 से 18 में। क्लियर है? अब उसी तरीके से 15 फिर अगेन इसमें आ जाएगा, फिर 8 है, 6 से 8 में नहीं आएगा, 8 से 10 में 8 जाएगा, 10 किस में आएगा? 10 से 12 में, 10 किस में आएगा? 10 से 12 में, फिर 2 किस में आएगा? 4 किस में आएगा? 10 किस में आएगा? 15 किस में आएगा? फिर 16 किस में आएगा? 15, फिर 10 4 टाइम्स से ज्यादा हो गया तो क्रॉस कर लेंगे, अगेन 2 और अगेन 8। ठीक है, अब क्या हो गया? मेरे सारे नंबर्स आगे अरेंज कर दिए मैंने। ग्रुपिंग का मतलब क्या है? अब देखो 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में 3 भी तो आएगा, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे थे कि 15 तो है ही नहीं, पर 14 के बाद 15, 15 के बाद तो 16 आएगा। क्लियर है? अभी नंबर को अरेंज कर दो, कितने? 1 2 3 2, जहां कुछ नहीं वहां 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, जहां पे कुछ नहीं वहां 0, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1। नंबर को काउंट कर लो, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 14 20 आ गए ना। नंबर काउंट कर लो, 5 3 8 2 10 3 13 13 4 17 17 18 19 20। क्लियर है? टोटल नंबर कितने आ गए? 20। तो हमारा क्या हो गया? जो ग्रुपिंग डाटा था उसमें क्या आ जाएगा? जब आपके पास बहुत ज्यादा नंबर आएंगे ना, तो हम उसको क्या कर लेते? क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लेते। क्यों? अगर मैं 2 फिर 4, अब मैं मुझे कितने नंबर लिखने पड़ते? 20 तक काउंटिंग कितनी पड़ती ना। अब 20 तक लिखती मैं, फिर उसको एक एक दिखती कहाँ पे आएगा कहाँ पे आएगा। इससे अच्छा हुआ मैंने क्लास इंटरवल लेके उसको एक ही में मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद क्या हेल्प हुई मेरी कि अगर 2 से 4 के बीच में अगर 3 4 बार भी आता तो आता तो इसी में ही ना। अगर 2 कितने बार आया? 3 बार आया। अब मुझे पूरे एक बार 2 देखना पड़ता, 2 कितने बार लिखूं, फिर 3 कितने बार लिखूं। इसलिए मैंने क्लास इंटरवल मेंशन किया। क्लास इंटरवल को मेंशन करने के बाद जो भी चीज जितने भी बार आएगी मैं इसी बॉक्स में लिख के उसको नंबरिंग काउंटिंग कर लूंगी। और आंसर सही है नहीं है, हमेशा उसका टोटल और इसका टोटल सेम आएगा। टोटल इसका मतलब इसको काउंट करने पर 20 आएगा, इसका टोटल करने पर नहीं, इसकी नंबरिंग काउंट करने पर कितने बार लिखा हुआ है वो चीज सेम आएगी। ठीक है, तो ये था आपका ग्रुपिंग डाटा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि जो पाई चार्ट है वो ड्रॉ कैसे होंगे। अब ये सॉरी पाई चार्ट ये जो क्लास इंटरवल के डायग्राम है, अगर मैं इसको बार ग्राफ में कन्वर्ट करूं तो वो ड्रॉ कैसे होंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमें ये मालूम है कि जो यहाँ पे हमारे बार ग्राफ होंगे वो कौन से होंगे? एक्स एक्सिस में होंगे और वाई एक्सिस में होंगे। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ये टेंशन है कि मुझे नीचे क्या लेना है, यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे। तो सिंपल से क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? क्लास इंटरवल। क्या लेंगे? क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे संख्या या अंक, कुछ भी ले लो, जो भी दिया जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है? मेरे नंबर से कितने हैं? मैक्सिमम 5 तक है, तो मैं एक एक का गैप ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
1 2 3 4 5 देन 6। अब बचा है क्या, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल पे क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ क्लास इंटरवल कितने कितना है, 2 से 4, तो यहाँ क्या लेंगे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, थोड़ा बढ़ा देंगे, 16 से 18, 18 से 20। अब इसके बीच में जो जो नंबर है उस पर ड्रॉ कर देते हैं। 2 से 4 में कितने आए, 3, 4 से 6 में कितने आए, 2, और फिर उसके बाद क्या है 0, तो यही रहेगा, उसको छोड़ दो। फिर क्या बनेगा 3, यहीं पे ड्रॉ होगा, तो ये आ गया 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 0, फिर वो यही रहेगा, फिर आ गया 4, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1। हमारा बन गया बार ग्राफ में। अगर यही चीज दो में डबल बार ग्राफ में नहीं आएगा, सिंपल क्लास इंटरवल एक सिंगल में आएगा। अगर डबल भी आएगा तो आप क्या करेंगे, उसके साथ 2 टेबल बनेगी तो उसके साथ अटैच करते हुए जैसा आपको बनाया था वैसा बन जाएगा। तो ये था क्या हमारा, कि अगर क्लास इंटरवल का अगर आपको मतलब ग्रुपिंग डाटा दिया हो तो आपको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाई चार्ट, उसकी तरफ चलते हैं। अब हमने ये बार ग्राफ तो देख लिया कि बार ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है, बट अगर इनकेस आपको दिया जाए पाई चार्ट की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म का मतलब है सर्कुलर फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल दिया गया है। अब इसके अंदर बोलता है आपको कि क्या क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ठीक है, ये चीज बोली गई है। ये दिया गया 50% बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 30% को टेनिस पसंद है, 20% को क्या पसंद है, सॉरी 30% को फुटबॉल और 20% को टेनिस पसंद है। अब ये तो यहाँ पे आपको ग्रुपिंग में दिया गया, तो मतलब क्या एक परसेंटेज में दिया गया है। बट अगर परसेंटेज में दिया तो हम इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पसंद किसको किया जाता है, तो 50% से ज्यादा है, क्योंकि ये 30 है, ये 20 है और ये अकेला 50 है। डायग्राम में भी देखने से पता चल रहा है इससे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है, इन्होंने कम किया हुआ है। तो क्या होगा अगर मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछूं कि ज्यादा किसके पास है, मतलब किसको ज्यादा पसंद है, तो क्या आंसर दोगे आप, किस स्टूडेंट को क्या ज्यादा खेलना पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। क्रिकेट पसंद है, मोस्टली बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है। तो यहाँ पे मुझे इजीली इसको देख के बता, अब देखो एक तो 2 चीजें पता चल रहा है, एक तो इसका ज्यादा एरिया कवर किया है, इनका एरिया छोटा है, इनका एरिया छोटा है, इससे ही पता चल रहा है, और इसका एरिया क्या है, बहुत बड़ा है, तो इसमें ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको पसंद करना, खेलना पसंद करेंगे। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि आपके पास अगर क्वेश्चन आए क्या कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस, अब इसको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, लाइक दैट। क्या अब देखो अगर कोई ये कहे कि 50% बच्चे ने क्या किया, पसंद किया है, क्रिकेट खेलना पसंद किया है, तो क्या मैं 50% का कैलकुलेट मतलब 50% का कोई डायग्राम बना सकती हूँ। 50% का डायग्राम हमसे किससे बनता है, एंगल से बनता है ना, डिग्रीज से बनता है ना, यहाँ तो परसेंटेज में दिया हुआ था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज मतलब जो मुझे क्या एंगल्स को निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके इस क्वेश्चन में क्या दिया, आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा। पहले क्या मिलता था, आपको बना बनाया मिलता था, इसको देखा आंसर निकाला, इसको देखा आंसर निकाला। बट अब आपको क्या सिर्फ ये चीजें दी होगी और आपको ये पाई चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है सागर, क्लियर है ना। क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। गेम, अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम, इसमें 3-4 चीजें निकालेंगे।
गेम क्या क्या थे आपके पास? क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। टेनिस कितने बच्चों को? 20%, यहाँ 30% और यहाँ 50%। अब मुझे परसेंटेज में गिवन है तो मुझे कैलकुलेशन करनी क्या पड़ता है कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। अब वो 100% है तो मुझे कैलकुलेशन करने में क्या होगा? मुझे अगर कोई भी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। अब देखो उसको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कोई भी चीज निकालेंगे हमेशा उसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, यानी क्या? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कितने परसेंट है? 50% है। अब 50% है, परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे अब उसने क्या किया? पूरा सर्कल 100% बना के दिया ना, ये 50, ये 30 और ये 30, टोटल कितना हुआ? 100 हुआ। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता कि टोटल स्टूडेंट्स 75 हैं, उसमें से 25 बच्चों को क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है, तो मुझे फ्रैक्शन निकालना पड़ता। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 75 स्टूडेंट कितने हैं? पर्सन कितने को है? 25, तो इसका फ्रैक्शन क्या निकलता? 25 बटे में 75। क्यों? क्योंकि जो भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं टोटल में से निकालते हैं ना, तो यहाँ पे 100% 100 होती है, इसलिए मैं 100 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि हर कैलकुलेशन को आप 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे 100 ले ली। अगर यहाँ पे नंबर्स होता जैसे कि टोटल स्टूडेंट 75 है, उसमें से 25 लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो मैं 25 बटे 75 लेती। क्लियर है? क्लियर है सागर? ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 50/100 हुआ, यहाँ पे कितना था? 30, तो 30/100, यहाँ पे कितना हुआ? 20, तो 20/100। अब कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/2। अभी कितना आ गया? 3/10। ये कितना आ गया? 2 1 2, 2 5 10, 1/5। ये चीज आ गई। अब देखो मुझे पता तो चल गया, ये फ्रैक्शन तो निकल गया, बट मुझे बनाना क्या है? 360 का एंगल बनाना है। 360 का एंगल बनाने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर? अब मुझे यहाँ देखना है 360 का एंगल है, जब भी सेंटर कोण निकालेंगे तो उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फ्रैक्शन में निकल गया, मुझे क्या निकालना है? सेंटर एंगल निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10 मल्टीप्लाई बाय 360, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 360। अब जो भी आएगा उतने डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 3/10 था, कैंसिल हो गया, 3 6 18, 3 3 9, ये आ गया 1010। ठीक है, ये आ गया कितना? 5 7 35, 5 दूनी 10, ये आ गया 72 डिग्री का। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएगी? 180, 108 और 72 डिग्री। मैंने रैंडमली नंबर लिए थे तो डिग्री एक्जैक्ट नहीं आई है, बट क्या होगा? 180 का क्या होगा? तो मुझे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मुझे ये पता है, मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया और उसकी एक रेडियस ड्रॉ की। सबसे पहले हम रेडियस ड्रॉ करते हैं। अगर मुझे 180 का एंगल चाहिए, 180 का अगर एंगल चाहिए, 180 का एंगल चाहिए तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ले सकती हूँ। एक स्ट्रेट लाइन लिया, यानी ये जो एरिया ऊपर का ये कितना हो गया? क्रिकेट का हो गया। ये हिस्सा तो पूरा क्रिकेट का हो गया ना। एक अब बचा क्या? 72। अब 72 आप ड्रॉ करोगे तो समथिंग ऐसी कुछ आ जाएगी, ज्यादा तो आएगी। अगर 90 ऐसा होता है, अगर मैं उससे कम करूँ तो समथिंग ऐसी आएगी, इससे ज्यादा तो ड्रॉ नहीं होगी ना। आप अगर डी रखेंगे, हमें ये पता है कि 90 डिग्री का एंगल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है। अब 90 से क्या होगा? 80 इतना होगा, 72 इतना होगा, तो यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब ये 72 डिग्री का एंगल बन गया। 72 किसको पसंद था? टेनिस, यानी ये टेनिस वालों की संख्या आ गई। अब जो ये बचा हुआ है, ये दिखने में लग रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, लग रहा है ना ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब अधिक कोण है। तो यानी 108 का दो एंगल जब भी बन जाएंगे तो तीसरा एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल अपने आप उस मेजरमेंट का आता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 108 डिग्री का, यानी फुटबॉल का। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को ना समझ में आए मुझे बता दीजिए। अभी कहीं भी डाउट हो? सारी कहीं डाउट है? ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें
गिवन था तो हम आंसर दे सकते थे, बट अगर हमें गिवन नहीं तो हम क्या करेंगे? गिवन नहीं है, हमने इसमें देखा था, हमें ये मालूम था ये 50 था, ये 30 था, ये 20 था, बट ये था किसमें? प्रतिशत में। प्रतिशत में था तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकती थी। मेरे को डायग्राम जब ड्रॉ करने जब भी बोला जाएगा कि आपको वृत्तालेख बनाइए यानी पाई चार्ट बनाइए, तो आपके पास काम क्या होगा? पहले आप संख्या को लिखेंगे, सबसे पहला काम आप उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। जब तक फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे आप उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फ्रैक्शन में बदलने के साथ ही, क्यों? क्योंकि ये सेंटर एंगल है, जो हमारा सर्कल बनता है एक सेंटर से होके बनता है ना, एक कंपास रखते हैं फिर हम उसको क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ये सर्कल है, ये जो बिंदु है ना, ये 360 डिग्री का कहलाता है। क्यों? क्योंकि पूरा एक सर्कल 360 का ड्रॉ करवाता है, ठीक है। यानी ये जो वृत्त होता है वो जो पूरा रोटेट करता है तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 360 डिग्री होती है, यानी उसका जो हमारे पास वृत्त का परिमाप होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे और 180 की लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, चाहे वो ऐसे ले लो, अगर कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे और उसके बीच में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की, जरूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली हो, वो हमेशा वर्टिकल भी हो सकती है। अगर वर्टिकल होगी तो वो ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल होगी तो जैसा आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है वो होगी। तो अब ये था आपका क्या? आपके पास था पाई चार्ट का, ये टॉपिक था आपका पाई चार्ट का। पाई चार्ट यानी वृत्तालेख, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए। इसे समझाने के लिए था, साइड में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने परसेंटेज के हिसाब से ही एज्यूम किया था, अगर नंबरिंग की होगी तो आप टोटल नंबर में से लेंगे, परसेंटेज पे नहीं जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा परसेंटेज में गिवन हो, या आपको नंबर में भी गिवन हो सकता है कि टोटल स्टूडेंट 50 थे, 50 में से 15 को इतने मिले, 10 को इतने मिले, बाकी रिमेनिंग को इतने मिले, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। सॉरी, भिन्न है, हाँ ये भिन्न। फटाफट करो, फटाफट लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। डन हो गया? हो गया डन? चलो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या था आपका? प्रायिकता।
प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रायिकता। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था क्या, कि संभव परिणाम मतलब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए अब बारिश होने वाली है, आजकल मौसम क्या हो रहा है, रेनी सीजन तो बन रहा है बट रेन हो नहीं रही है, तो क्या हो रहा है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे मैं कह सकती हूँ कि शायद आज बारिश हो, बट हो भी सकती है और नहीं भी सकती। कोई कंपल्शन तो है नहीं कि हाँ मैंने कहा तो होगी होगी। तो ऐसी चीजें जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, वो क्या काउंट में आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी में। सब ऐसे एग्जांपल क्या होता है कि जो हम लोग हेड और टेल यूज करते हैं ना, कॉइन सिक्का उछालते हैं, क्रिकेट मैच में यूज होता है ना, दो टीमें आपस में हेड और टेल करती है, जो भी जिसका जो बारी आता है वो उसको प्ले करता है, या तो जो इसकी इच्छा होती है वो काम करता है, चाहे वो खेलेगा या फील्डिंग करेगा, लाइक दैट। तो वही पूछा जाएगा इसमें, चाहे वो डाइस का, उसके बेस्ट एग्जांपल 2 ही 3 बनते हैं, या तो कलरिंग में पूछ लेता है डाइस के और हेड और टेल के यानी कॉइन्स के पूछ लेता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सिंपल सा आप लिख सकते हो क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, संभव परिणामों की संख्या, मतलब कितनी बार वो संख्या आएगी, और टोटल नंबर, कुल संख्या, कुल परिणाम जितने, एक तो टोटल, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि 75 बच्चों में से 25 बच्चों को क्या पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है। सब अब क्या हो गया, मैंने क्या कहा था कि 75 बच्चे थे, उसमें से 25 को पसंद था, तो टोटल में से ही 25 निकले ना। अगर आगे 15 बच्चों को पसंद हो तो भी किसमें से आएंगे, 75 में से तो आएंगे। तो वही कहा गया है कि चाहे जितने नंबर टोटल आउटकम्स हो, पर वैल्यू वही आएगी जो उसमें टोटल में से ही निकाली जाएगी, चाहे वो 2 आए, 4 आए, चाहे 10 आए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर्स, कुल परिणाम और संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे संभव इसलिए बोला है क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी फिक्स नहीं होती, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जैसे आपको क्या दिया, मान लीजिए कॉइन दिया गया, कॉइन जो सिक्का यूज करते हैं 1-2 रुपए का, 5-10 रुपीस का जो भी है, तो उसमें क्या दिया था आपकी, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही तो प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ ज्यादा होती है। अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या संभव होगा, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, इसके ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, इससे ज्यादा कुछ होगा सिक्के में, क्योंकि उस सिक्के के पहलू ही कितने होते हैं, 2। अब 2 पहलू हैं, तो अगर मैं बोलूं कि हेड आने की क्या संभावना है, हेड आने की क्या संभावना है, क्योंकि कि इस सिक्के में मैंने एक सिक्का उछाला, अब मैं कहूं कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो कितनी संभावना है कि हेड आएगा या टेल आएगा, सेम, क्योंकि पता नहीं रहेगा। कितने बार आ सकता है हेड, एक एक बार आ सकता है ना। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल काउंट्स कितने होंगे, 2। क्यों, देखो मैंने पूछा कि हेड कितनी बार आएगा, हेड तो कितने, हेड और टेल तो कितने हुए, टोटल तो 2 हुए ना, एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, तो टोटल कितने हुए, 2। हेड आने की संभावना 2 में से कितने बार हेड आ सकता है, एक ही बार तो आएगा, क्योंकि हेड तो एक ही है ना। अगर दोनों तरफ तो मैं कह सकती कि 2 बार आएगा, एक बार उछाला फिर हेड आया, फिर उछाला फिर आया, वो तो वो वाला एग्जांपल हो जाएगा ना, क्या नाम है उस मूवी का, शोले मूवी का, जब उसमें वो यूज करता है ना अपने दोस्त को जिताने के लिए, दोनों तरफ सिक्के सेम ही होता है, जो भी वो मांगता था वो दोनों सेम ही तरफ होता था, तो वही हुआ। हेड आने में क्या होगा, 2 और 1, क्योंकि हमारे सिक्कों में एक तरफ हेड और एक तरफ टेल ही होता है ना, दोनों तरफ तो पेस्टिंग नहीं की होती, तो वही काम है। अब टोटल नंबर क्या है, 2 क्यों है, क्योंकि हेड और टेल क्या है, 2 अलग अलग चीजें हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो या तो एक बार हेड आएगा, मैंने एक सिक्का उछाला तो मेरे पास क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों तो एक साथ नहीं आएगा, सिक्का खड़ा हो सकता है पर दोनों एक साथ एक चीजें नहीं दिखाई दे सकती। तो वही मैंने कहा टोटल नंबर कितने थे, 2, हेड आने की संभावना क्या हुई, 1, टोटल नंबर सिक्के कितने थे, 2। अब मैं पूछूं टेल आने की संभावना कितनी हुई, तो सेम ही आएगी ना। अगर एक सिक्के को चाहे कितनी बार भी उछालो, हेड भी एक बार आएगा, टेल भी एक बार आएगा, अगेन उछालोगे तब भी एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, जितने बार उछालोगे उतने बार आएगा, वो उछालने की संख्या पर निर्भर करता है।
क्यों? क्योंकि मैंने एक बार उछाला तो हेड ही आएगा या तो टेल आएगा। अगर दूसरी बार भी कहा गया उछाल तो हो सकता है कि टेल आ जाए, हो सकता है कि हेड आ जाए, तो वो रिपीट हो सकती है। बट अगर मैं सिंपल पूछूं तो 1/2 और 1/2 होगी। अब इसी तरीके से एग्जांपल ले लो डाइस का। डाइस क्या होती है? उसमें 6 सिक्के होते हैं, 6 टाइप होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक जगह 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट, फिर 5 डॉट और 6 डॉट। अब मैं अगर पूछूं कि डाइस को, अगर मैं डाइस को मानव डाइस खेलते हैं तो अगर मैं उसको प्ले कर रही हूं तो क्या संभावना है कि एक आएगा? कितनी संभावना है? एक ही बार है ना, क्योंकि वो नंबर लिखा तो एक ही बार है ना। 2 की भी एक ही बार होगी, 3 की भी एक ही बार होगी, 4 की भी एक ही बार होगी, 5 की भी और 6 की भी। अगर मैं सिंगल पूछूंगी एक की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक का 6 क्यों? टोटल नंबर 6 में से 1, 2 की संभावना कितनी है? 1/6। क्यों? क्योंकि सारे नंबर एक ही बार रिपीट है ना। उस डाइस पे 6 बार, 6 तो 2 बार नहीं लिखा होता ना, 1 तो 2 बार नहीं लिखा होता, सिंगल बार सारी चीजें लिखी होती। पर इसमें एक चीज और हो सकती है। क्या चीज हो सकती है? अगर मैं ये पूछूं कि 4 से कम आने वाले नंबर कितने बार आ सकते हैं? 4 से कम, 4 से कम क्या हो जाएंगे? 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो कितनी बार संभावना बन रही है? 1 2 3। 4 से कम, तो 4 से कम 3 नंबर है, तो क्या आ जाएगा? 3/6। 3 बार संभावना हो सकती है ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसी तरह से पूछा जाए 4 से बढ़कर, 4 से बड़ी संख्या कितने बार आ सकती है? 4 से बड़ी क्या है? 5 और 6। 5 और 6 कितने बार आ सकती है? 2/6। तो ये 3 संभावनाएं इसके अंदर बन सकती हैं और कोई भी संभावनाएं नहीं बन सकती। ऐसा आप कलरिंग के साथ भी कर सकते हो, मोरल क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब भी हो सकती है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक था हमारी इंट्रोडक्शन की आज क्लास की। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे।